मैं विक्टर फ्रैंकल हूँ। मैं ज़िंदगी में एक बार ऐसे वक्त में फंस गया था जहाँ मुझे ज़िंदगी बेमायने सी लगने लगी थी। जीने की उम्मीद खो चुका था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था, दर्द था। न भगवान की उम्मीद थी, न कोई आशा बची थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं ऐसी ज़िंदगी में भी मायने तलाश करने में जुट गया। कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि अक्सर आप सभी के ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब कुछ भी समझ आना बंद हो जाता है। ना कोई उम्मीद बचती है, ना कोई सहारा, और हम में से ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं। अगर आपके या आपके आसपास कोई इस तरह से जी रहा है तो मेरी कहानी शायद आप सभी को जीवन का अर्थ समझा पाए। शायद कोई उस अंधेरे से बाहर निकल पाए, और जो मैं कर रहा हूँ अपनी कहानी सुना के, वो भी वही करे और कुछ लोगों को बचा पाए, दुनिया और बेहतर बना पाए। मेरी कहानी एक आम से कैदी के रोज़मर्रा के ज़िंदगी के बारे में है। इसमें उन भयानक बातों का कोई खास जिक्र नहीं किया गया है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी। इस विषय पर बहुत सी किताबें छापी जा चुकी हैं, कई कहानियां लिखी जा चुकी हैं। हमारी कहानी उस आदमी के बारे में है जो अपना सब कुछ खो चुका था, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। और ये उसकी कहानी है जो खुद की पहचान बनाए रखने की कोशिशों में है, बावजूद उन तमाम जुल्म सितम के जो उस कंसंट्रेशन कैंप में किए गए थे। उन बेनाम कैदियों की कहानी जो सिर्फ एक से ज़्यादा और कुछ नहीं थे। उनकी पहचान और इज्जत छीन कर उन्हें सूअर के नाम से पुकारा जाता था। नहीं, हम कोई हीरो या शहीद नहीं थे। हम सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा भर थे, जिन्हें अपने पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी के टुकड़ों के साथ साथ इंसान बने रहने की जद्दोजहद भी करनी पड़ रही थी। ये माना जाता है कि साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए डिटैचमेंट यानी सख्त दिल होना पड़ता है। हाँ, शायद इसलिए कंसंट्रेशन कैंप के कैदी की दर्द भरी दास्तान कोई भी बाहरी इंसान कभी समझ नहीं सकता। ये वही समझ पाएगा जिसने उस दुनिया को करीब से देखा हो। मैं इस किताब को गुमनाम तरीके से छपवाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरे कैदी नंबर के अलावा कुछ और भी मेरे बारे में जाने। मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे हिम्मत करके आगे आकर अपनी पहचान बतानी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये किताब पढ़ें, उसके बारे में जानें। मैंने उस कैंप में साइकाट्रिस्ट के तौर पर काम नहीं किया था। अपनी आज़ादी से कुछ ही हफ्तों पहले तक मैं एक बीमार कैदी था। 3 साल मैंने उस जेल में बिताए। मैं ज़्यादातर रेलवे लाइंस पर काम करता था। मेरा काम था ट्रैक्स खोदना और हमेशा लाइंग और खुदाई का काम करना। एक दिन मैंने एक टनल अकेले ही खोदी। ये 1944 की बात है। उस साल क्रिसमस पर मुझे प्रीमियम कूपन्स मिले। मेरे पास पूरे 12 कूपन थे। इसके बदले में मैं 12 सिगरेट या 12 सूप ले सकता था। हमें कंस्ट्रक्शन फर्म में गुलामों की तरह बेचा गया था, जिसके बदले में कंसंट्रेशन कैंप को फर्म की तरफ से हर कैदी के हिसाब से पैसे मिलते थे। और इस तरह मैं भी नंबर 119, 104 बनकर रह गया था। मेरा कोई वजूद नहीं था। मेरे लिए बस यही एक नंबर था, 119, 104। फेज 1, कैंप में एडमिशन। कैंप में रहते हुए मैंने कैदियों के साइकोलॉजिकल रिएक्शंस के 3 फेजेस को बारीकी से देखा और समझा। पहला फेज होता था कैंप में एडमिशन, दूसरा रूटीन और तीसरा लिबरेशन। जब भी कोई कैदी कैंप में लाया जाता तो वहाँ के हालात देखकर गहरे सदमे में चला जाता था। हमने कई दिनों तक ट्रेन से सफ़र किया। कैदियों को ठूस ठूस कर कैरियाज में भरा गया था। केवल ऊपरी हिस्से में सांस बाहर लेने की कुछ जगह बची हुई थी। हर कोच में 80 के करीब कैदी थे। हमें लगा कि हमें पोलैंड में मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है, मगर हम डर से कांप उठे जब हमारी ट्रेन ऑशविट्ज़ पर आके रुकी। ऑशविट्ज़ का मतलब था कब्रिस्तान और गैस चैम्बर्स। फिर जल्द ही हमें वॉच टावर्स, कांटेदार तारों वाली ऊंची दीवारों और कैदियों की लंबी लाइनें दिखाई दे गई। हमारे कैरियाज के दरवाजे खुले। धारीदार यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ कैदी अंदर दाखिल हुए, जिनके सिर मुड़े हुए थे और सेहत भी ठीक लग रही थी। उन लोगों के पीछे हम एक शेड में पहुंचे। जो खास कैदी हमें अपने साथ ले गए उन्हें केपस कहा जाता था। ये लोग कैंप में गार्ड की हैसियत से रहते थे। आम कैदियों की तरह इन्हें भूखा प्यासा नहीं रखा जाता था।
इनमें से कई तो ऐसे भी थे जो यहाँ रहकर पहले की ज़िंदगी से ज़्यादा खुश थे। ये सारे केपस असली गार्ड से ज़्यादा जल्लाद होते थे। हर शेड में 200 कैदियों को रखा गया था। हमारी ट्रेन में कुल 1500 मुसाफिर थे जो यहाँ लाए गए थे। हम सब यहाँ सही सलामत रहने की दुआ कर रहे थे। हमें अपना सामान ट्रेन में छोड़ने का हुक्म मिला। फिर हमें लाइन में खड़ा कर दिया गया। आदमी और औरतों की अलग अलग लाइन बनाई गई। एक ऑफिसर ने हम सब की जांच की। वो हमको लेफ़्ट या राइट में जाने का इशारा कर रहा था। हम में से ज़्यादातर लेफ़्ट की तरफ रखे गए। उस एक इशारे ने हमारी ज़िंदगी का फैसला कर दिया था। मुझे किसी ने कान में बताया कि जो राइट में भेजे गए हैं उनसे काम लिया जाएगा और जो लेफ़्ट में हैं वे बीमार हैं और बेकार हैं। जब मेरी बारी आई तो मैंने हर तरह से चुस्त दुरुस्त दिखने की कोशिश की और मेरे सामने खड़े आदमी ने मुझे राइट का इशारा दिया। लेफ़्ट का मतलब था मौत और हम में से 90% लोगों की किस्मत का फैसला यही था। और कुछ ही घंटों बाद उन्हें स्टेशन से दूसरी जगह ले जाया गया जहां एक इमारत थी जिसके बड़े दरवाजे में अलग अलग यूरोपियन भाषाओं में बात लिखा हुआ था। हर कैदी को एक छोटा साबुन तो दिया गया था मगर शावर में पानी नहीं था। उसी शाम मुझे सच्चाई पता चली जब मैं एक दूसरे कैदी से अपने साथी के बारे में पूछताछ की जिसे लेफ़्ट में जाने का ऑर्डर मिला था। उस कैदी ने चिमनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त वहाँ से जन्नत की सैर करेगा। हाँ, मेरा दोस्त सच में जन्नत पहुँच गया था क्योंकि जर्मन्स ने उसे जिंदा ही जला डाला था। उस गैस चैम्बर के अंदर जो लोग कमज़ोर थे उन्हें कैंप के लिए बोझ समझा गया और उनकी किस्मत में मौत लिख दी गई। यही उनका तरीका था, इसलिए वहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। हम में से जो लोग राइट में गए थे उन्हें गार्ड्स अपने साथ काम पर ले गए। हमें क्लीनिंग स्टेशन की तरफ भागने को कहा गया। हम कैंप की चारों तरफ लगी कांटेदार तारों के पास से गुजरे। इन कांटेदार तारों में बिजली दौड़ता था। गार्ड्स ने हम सबको बारी बारी जांचा। उनकी आंखें हमारी घड़ियों और जेवरों पर थी। फिर हमें एक कंबल दिया गया जिसमें हमें अपनी सभी चीज़ें डालनी थी। कुछ लोगों ने अपने मेडल या शादी की अंगूठी रखने की गुहार की, रिक्वेस्ट की, मगर किसी को भी अपने पास कुछ भी रखने की इजाज़त नहीं मिली। फिर एक गार्ड ने चिल्लाकर 2 मिनट के अंदर सभी को अपने कपड़े उतारने को बोला, सिर्फ जूते छोड़कर। हम सबको वहीं लाइन में खड़े खड़े होकर नंगे होना पड़ा। जिन्होंने बेल्ट नहीं उतारी थी गार्ड ने उन पर कोड़े बरसाए। हमें एक कमरे में ले जाकर शेव कराया गया। हमारे बदन पर एक बाल तक नहीं छोड़ा गया। हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे थे। उसके बाद फिर से हम सब लाइन में लगे नहाने के लिए। ये गनीमत थी कि स्प्रे से सच में पानी आ रहा था, ना कि कोई गैस। मेरे बदन में चश्मे के अलावा और कुछ नहीं था, एक बाल तक नहीं। हम खुद पूरे नंगेपन के साथ खुद को देख रहे थे। इसके सिवा और चारा भी क्या था हमारे पास। बदन पर एक भी रेशा नहीं, अपनी कोई भी चीज़ अपने पास नहीं। अपने नंगेपन को छुपाने के खातिर बदन के बाल तक नहीं थे। हम नंगे गीले यूं ही खड़े। अब आगे क्या होगा यही सोचते हुए। फेज़ 2, रूटीन और निराशा से भरे दिन। उस रात मैंने दूसरे 8 कैदियों के साथ 8 फीट की एक कोठरी में रात गुजारी। वही हमारा बिस्तर था जिसमें हम सब एक दूसरे से चिपके हुए लेट गए थे। हमें 8 लोगों को ओढ़ने के लिए सिर्फ 2 कंबल दिए गए थे। ये बात झूठ है जब कोई बोलता है कि वो इसके या उसके बगैर नहीं सो सकता। हम उस तंग जगह पर किसी तरह नींद भर सोने की जद्दोजहद कर रहे थे। अगले कुछ घंटों के लिए हम दर्द से आज़ाद थे। हम बगैर दांत मांजे अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। महीनों तक हमें कपड़े बदलने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि बुरे तरीके से फटे हुए कपड़ों के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं था। नहाने भी हमें मुश्किल से ही नसीब होता था। काम करते करते हमारे हाथों पर छाले पड़ जाते थे, लेकिन दवा का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। सही कहा था दोस्त कि इंसान कुछ भी झेल सकता है। बिजली के तारों को छूकर खुदकुशी करने का ख्याल कई बार जहन में आया था। हमें हर वक्त ये डर सताता था कि कहीं हमें भी बाकियों की तरह गैस चैम्बर में ले जाकर जिंदा न जला दें। ऊपर से गार्ड्स अक्सर बिना वजह हमें पीटा करते थे। हम जिंदगी से पूरी तरह नाउम्मीद हो चुके थे। हमें हर वक्त ऐसा लगता था कि मौत हमारे सर पर नाच रही है और कब किस वक्त हमें दबोच लेगी कुछ पता नहीं था। हमारे साथ एक दूसरा डॉक्टर भी था जो मेरा ही साथी था। वो अपने कोठरी से बचकर हमारी कोठरी में आ गया था। वह हमारे ऑशविट्ज़ पहुंचने के हफ्ते भर पहले ही आया था और उसी ने हमें बताया कि अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, यहाँ काम करने के लिए खुद को फिट दिखाते रहो। यहाँ ऐसे बहुत से कैदी हैं जो बीमार हैं,
बहुत निराश और दुखी लगते हैं। ऐसे लोगों को गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता है। इन्हें ये लोग मोस्ट लेमस कहकर बुलाते हैं। कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए हम सभी अपनी ज़िंदगियों से बहुत मायूस हो चुके थे। बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जिस दिन हम कैंप में आए थे, अपने घर और परिवार वालों की याद में तड़प रहे थे। जो हमने देखा वो हमारे लिए एक भयानक सपने की तरह था, बेहद घिनौना और डरावना। मगर आने के बाद धीरे धीरे हम उन सब चीज़ों के आदी होते गए। हम जिंदगी से इतने निराश थे कि अब हमें कुछ भी महसूस नहीं होता था। एक भिखारी के कपड़े भी शायद हमसे बेहतर रहते होंगे। जो यूनिफॉर्म हमें मिली थी वो सिर्फ चिथड़े थे और कुछ नहीं। हमें रहने के लिए कोठरियाँ दी गई थीं। अगर कोई दूसरी कोठरी में जाता दिखता तो उसे कड़ी सज़ा मिलती थी। उन कोठरियों में हम अपने सारे काम करते थे, खाना, सोना, यहाँ तक कि टट्टी भी। हमारी कोठरियाँ एक तरह नर्क से भी ज़्यादा बदतर हालत में थीं। जो नए कैदी लाए गए उनकी हालत और भी ख़राब थी। उनसे लैट्रिन साफ़ करवाई जाती थी। मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो मना करता उसके मुंह पर टट्टी मल दी जाती और जो उस गंदगी को हटाने की कोशिश करता उसे केपस की मार झेलनी पड़ती थी। अक्सर कैदियों की पनिशमेंट परेड्स निकाली जाती। उन्हें कैंप के चारों ओर कई कई घंटे गार्ड्स की मार खाते हुए मार्च करना होता था। एक 12 साल के लड़के को सज़ा के तौर पर बर्फ़ पर नंगे पैर खड़े होने का हुक्म दिया गया था। बहुत देर तक उसी हालत में रहने से उसे फ्रॉस्ट बाइट और गैंग्रीन हो गया था। यह अब रोज़ की बात हो गई थी। ये लोग हमें रोज़ दर्द से तड़पते और मरते हुए देखते थे। ये अब हमें बेहद आम लगने लगा था। हमें अब कुछ भी महसूस नहीं होता था, ना कोई दर्द, ना दुख, ना दया और ना ही हमारे मन में डर था। गहरे सदमे की हालत में हम इन सब इंसानी जज्बातों को भूल चुके थे। सिर्फ एक खालीपन था जो हमारे भीतर बसा हुआ था, ऐसा खालीपन जिसमें अब जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे एक बार टाइफस के बीमार कैदियों की कोठरी में रखा गया। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। सबको तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था और बहुत ज़ोरों से काँप रहे थे। कई लोग तो मेरी आंखों के सामने मर गए। हर मौत के बाद दूसरे कैदी मरने वाले की लाश पर टूट पड़ते थे। कोई मरे हुए का कोट झपट लेता तो कोई उसके जूते और कोई उस कैदी का बचा हुआ खाना खा जाता था। सिर्फ 2 घंटे पहले ही मैं उस आदमी से बात कर रहा था और अब उसे मरते ही वहाँ हड़कंप मच गई। उसकी चीज़ों को हथियाने की छीन झपट चल रही थी। उस शोरगुल के बीच में चुपचाप अपना सूप पी रहा था। गार्ड्स हम लोगों को जब चाहे तब पीट देते थे। एक दिन जब मैं रेलवे ट्रैक पर काम कर रहा था तो बड़ी ज़ोर का बर्फीला तूफान आया। मैं झुककर 2 पल के लिए सुस्ता ही रहा था कि वहाँ खड़े एक गार्ड की नज़र मुझ पर पड़ी। उसे न जाने क्या लगा कि उसने एक पत्थर उठाकर मुझ पर फेंका। मुझे उस दिन अपनी हालत पर उस जानवर जैसी लगी जो खेतों में काम करता है। एक बार तो मुझे सर पर सिर्फ इस वजह से 2 बार मारा गया क्योंकि मेरे पीछे वाला कैदी लाइन पर नहीं चल रहा था। ऐसे मौक़ों पर मार खाने से उतनी तकलीफ़ नहीं होती थी जितनी बेइज्जती और जुल्म की इंतहा से होती थी। हर वक्त बेवजह की मार ने हमारे आत्मसम्मान का गला घोंट दिया था। हमसे हमारी इंसानियत छीनकर हमें जानवर बनाया जा रहा था। लगभग हम सभी को बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से एडिमा हो गया था। हम सबके हाथ पैर बुरी तरह से सूजे हुए थे। हमारी स्किन इतनी सख्त हो चुकी थी कि घुटनों को मोड़ने में हमें तकलीफ़ होती थी। पैर इतने बड़े हो चुके थे कि उनमें जूते तक नहीं आ पाते थे, मगर जूते पहनना हमारी मजबूरी थी क्योंकि मार्चिंग के लिए और बर्फ़ में काम करते वक्त हम नंगे पाँव नहीं रह सकते थे। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मार्चिंग करते हुए कोई कैदी बर्फ़ से फिसल पड़ा और पीछे के बाकी लोग उस पर गिर पड़े। ऐसे में गार्ड्स एक पल की भी देरी नहीं करता था। अपने राइफ़ल के पिछले हिस्से से हमें मारने लग जाता था। हमें कहा जाता कि नॉर्मल लेबर हमसे भी कम वक्त में बहुत सारा काम कर लेते हैं। लेकिन क्या नॉर्मल लेबर को हमारी तरह ही रोटी का छोटा सा टुकड़ा और पतला सूप मिलता था? वे हमारी तरह अपने परिवार और घर के लिए नहीं तड़पते थे और ना ही उन्हें बात बात पर जानवरों की तरह पीटा जाता था। हमारी उदासी एक तरफ से हमारा सेल्फ डिफेंस थी। हमें सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने की चाह थी। हम में से हर कोई अक्सर दिन ढल जाने के बाद यही कहता कि चलो आज का दिन बीत ही गया। अब हमारे ख्याल और जज्बात सिर्फ जिंदा रहने और भूख प्यास मिटाने तक सीमित थे। जो भी कैदी सोता था तो सिर्फ रोटी, केक और गर्म पानी से नहाने के सपने देखता था। काम के दौरान गार्ड्स की आंख बचाकर अक्सर हम सब अपने पसंदीदा खाने का जिक्र किया करते थे। हम अक्सर आपस में
रेसिपीज शेयर किया करते थे। अपनी आज़ादी की उम्मीद दिल में लिए हम इस कैद से छूट जाने के बारे में और रीयूनियन की प्लानिंग के बारे में बात किया करते थे। सभी लोग उसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब वे यहाँ से रिहा होकर अपने अपने घर लौटेंगे, अपने परिवार वालों के साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाएंगे। हमारा ये खूबसूरत सपना हमारी इस रोटी के चंद टुकड़ों और पानी से बने सूप की हकीकत से बहुत दूर था। कभी कभी हमें चीज़ और मार्गरीन खाने को मिल जाता था और कभी घटिया किस्म के सॉसेज या पतला सा जैम भी मिल जाता था। हमारी भारी भरकम काम के हिसाब से ये खुराक बहुत हल्की थी, खासकर तब जब हमारे पास पहनने को सिर्फ चीथड़े थे। शरीर से जब सारा फैट खत्म हो जाता है तो शरीर खुद को खाने लगता है। भरपूर खुराक ना मिलने पर मसल्स गायब हो जाती हैं। जब बाहर से प्रोटीन नहीं मिलता तो शरीर अपने अंदर जमा फैट को ही जलाने लग जाता है। हम हर दिन खुद को हड्डियों का ढांचा बनते हुए देख रहे थे। हमारी हालत तो यह हो गई थी कि कोठरी में भुखमरी से कब किसकी मौत होगी हम यकीन से कह सकते थे। रात को सोने से पहले मैं खुद से ही कहता था, ये शरीर मेरा, ये शरीर अब बस पिंजर बनकर रह गया है। मैं क्या था और अब क्या हो गया था। हर सुबह सूरज निकलने से भी पहले तेज़ आवाज़ में 3 सीटियां बजाई जाती थीं, जिनकी आवाज़ सुनते ही हमें उठना होता था। हम जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे। काम पर जाने के लिए सूजे हुए पैरों के साथ गीले जूते पहनने की जद्दोजहद करते हुए फिर उसी तरह लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकल जाते बर्फ़ पर मार्च करने के लिए। हर रोज़ रेलवे ट्रैक खोदते हुए हम अपने दोपहर के खाने का बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि कब सायरन बजे और कब हमें खाने को मिले। हमें हर सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में खाना दिया जाता था। यही हमारे पूरे दिन का सबसे खास वक्त होता था। सब इतने भूखे होते थे कि हम में से कुछ लोग तो पलक झपकते ही पूरा खाना खा जाते थे, मगर मैं खाने का एक हिस्सा बचाकर अपनी जेबों में भर लेता था और उसे थोड़ा थोड़ा करके खाया करता था। मेरा तबादला ऑशविट्ज से डचाओ के कंसंट्रेशन कैंप में कर दिया गया। वहाँ कुल 2000 कैदी थे। जाते वक्त हमारी ट्रेन वियना से होकर गुजरी। वही शहर, वही मेरा घर था। प्रिजन नंबर 4 के अंदर हम कुल 50 लोग थे। हमें ठूंस ठूंस कर डिब्बों में भरा गया था। हमें से कुछ लोग जमीन पर बैठ गए जबकि कुछ पूरे सफर में खड़े रहे। उस डिब्बे में 2 बड़े छेद थे जिससे हमें बाहर का नज़ारा दिख रहा था। ट्रेन की पटरियां मेरे वतन से होकर गुजर रही थीं, उस घर के पास से जहां कभी मैं रहा करता था। अपने घर की याद आते ही मैं तड़प उठा। मैंने बाकियों से मिन्नत की कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दें ताकि छेद में से मैं अपना घर देख सकूं, मगर मेरी बातों और मेरे जज्बात का उन पर कोई असर नहीं हुआ। किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं अपना घर देख सकूं, कुछ पल के लिए ही सही। मगर उन लोगों ने मुझे छेद तक पहुंचने की जगह नहीं दी, बल्कि उनमें से एक कैदी ने ताना मारा, तुम इतने साल तक यहाँ रह चुके, अच्छा है फिर तो तुम पहले इस जगह को देख चुके हो। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं जीवन का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। 1945 की सर्दियों से लेकर बसंत का मौसम आने तक ऑशविट्ज कैंप में टाइफस कहर फैल चुका था। लगभग सभी कैदी इसका शिकार बन चुके थे। कई लोग इस बीमारी से मर भी गए थे। जो बीमार थे उनके लिए अलग क्वार्टर का इंतज़ाम किया गया था, मगर वहाँ किसी भी तरह की दवाई या कोई डॉक्टर नहीं था। मैं भी इस बीमारी की चपेट में आ गया। इसके असर से बचने के लिए मैं सोता नहीं था, बल्कि अपने दिमाग में लेक्चर तैयार करता रहता था। जिस दिन हमें कैंप लाया गया था उस वक्त मैंने अपनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ जमा करवा दी थी। खुद को बिजी रखने के लिए मैं कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर हमारे साथ जो कुछ भी बीत रहा था वो लिखा करता था। कोई कैदी भले ही शारीरिक और मानसिक तौर पर टूट जाए, मगर उसकी आत्मा को आप मार नहीं सकते। विश्वास में वो ताकत है जो हमें बदतर हालत में भी जिंदा रखती है। हम में से कुछ लोग दिन भर काम करने के बाद अपनी कोठरी में प्रेयर्स करने के लिए इकट्ठा होते थे। कैंप सर्वाइवल के बारे में एक गलत धारणा है। वो ये है कि जो सर्वाइव कर लेते हैं वे शरीर से मजबूत होते हैं, मगर ये सच नहीं है। यहाँ वही सर्वाइव कर सकता है जिसकी रूह ताकतवर होती है, जो ऊपर वाले पर पूरा विश्वास रखता है कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। सेंसिटिव, इंटेलेक्चुअल और थिंकर्स जैसे लोग ही अकेलेपन और निराशा के पलों में खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में सुकून का एहसास होता है। भले ही बाहर से उन्हें दर्द या तकलीफ झेलनी पड़े, मगर उनकी आत्मा आकाश में उड़ते पंछियों की तरह आज़ाद होती है। जब कोई तुमसे तुम्हारी हर चीज़ छीन ले, तुम्हारा काम, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा परिवार, यहाँ तक कि तुम्हारी पहचान भी,
तो आप कैसे ज़िंदगी के मायने ढूंढ सकते हो? जब सर पर हर वक्त मौत का खतरा मंडराता रहा हो तो शरीर भी सूख कर कांटा होने लगता है। ऐसे में कहीं भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। तो ऐसे ज़िंदगी के मायने ही क्या? एक कैंप प्रिजनर ऐसी ज़िंदगी से भला क्या उम्मीद रख सकता है? क्या उसके पास अब भी कुछ बचा है जो उसके ज़िंदा रहने की वजह बन सके? या इससे बेहतर तो वो हार मान कर जीने की आशा ही छोड़ दे। जैसे मैंने कहा कि मैं कैंप में कोई साइकाट्रिस्ट नहीं था, पर मैंने वहाँ रहते हुए उन कैदियों को बहुत करीब से देखा। उनके हर साइकोलॉजिकल रिएक्शन को बारीकी से समझा था। हमारे रोज़मर्रा के भूख, जुल्म और मौत की जंग से मैं अपनी लोगोथेरेपी की पढ़ाई भूल गया था, और मैंने ये भी जान लिया था कि ये प्यार भरी यादें और कुदरत की खूबसूरती का ही कमाल है जो ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी में भी कैदियों को जीने की एक वजह दे रही थी। मैंने अपनी कोठरी में बैठकर इस किताब का मैन्युस्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था। कई बार ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने साथियों की काउंसलिंग भी करता था। आखिर हम सब आज़ादी की उम्मीद का चिराग अपने दिलों में जलाए बैठे थे। यहाँ से निकलकर दोबारा ज़िंदगी जीने का ख्वाब हम सब देखते रहते। अगर आज़ाद होने के बाद कुछ ना बन सकता तो ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का सपना भी हमारे मन में नहीं था। और सबसे ज़रूरी बात तो ये थी कि हम अभी ज़िंदा थे, हमारी सांसें सही सलामत थी, और जब तक ज़िंदगी है तब तक उम्मीद है। एक दिन सुबह बहुत जल्दी ही हम अपने काम पर निकल गए थे। गार्ड्स हम पर चिल्ला रहे थे, टुकड़ी आगे बढ़ो, बाएं 2 3 4, बाएं 2 3 4, बाएं 2 3 4, बाएं 2 3 4। जो धीरे धीरे चल रहे थे उन्हें लात पड़ रही थी। हम पानी से भरे हुए गड्ढों और बड़े बड़े पत्थरों से टकराते हुए उस अंधेरे में चलते रहे। तभी अचानक मेरे आगे वाला आदमी मेरे कान में फुसफुसाया, क्या होगा अगर हमारी बीवियां हमें ऐसा देख ले? यही अच्छा होगा अगर उन्हें यह सब पता ही ना चले। उस आदमी की बात सुनकर मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई। मैंने आसमान की तरफ देखा। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई थी। उस दिन पहली बार मुझे प्रेम भरी कविताओं और गानों का अर्थ समझ आया। इंसान की मुक्ति प्रेम में है, केवल प्रेम में। जीवन का आधार ही प्रेम है। मैं वो आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, जो इस वीराने में इतनी तकलीफ झेल रहा। फिर भी मेरी प्यारी बीवी की याद ने उस एक पल को खुशियों से भर दिया था। मैं दिल ही दिल उससे बात करने लगा था। उसके बारे में सोचते हुए मैं सवाल पूछता रहता था। वो उन सवालों के जवाब देती थी। मेरे आगे चलते हुए लोग गिर रहे थे, गार्ड से कोड़े खा रहे थे, मगर मैं अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। जल्द ही हम वर्क साइट पर पहुंचे। सब अच्छे टूल्स लेने के लिए कोठरियों की तरफ भाग रहे थे। हमने काम शुरू कर दिया। पीछे से गार्ड्स का चिल्लाना जारी था, जरा तेज हाथ नहीं चला सकते जानवरों। मैं अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहा। वो जिंदा भी है या नहीं यह तक मुझे मालूम नहीं था, मगर मेरी उम्मीद बरकरार रखने के लिए सिर्फ उसकी याद ही काफ़ी नहीं थी। मेरी रूह, मेरा अस्तित्व उसके प्यार से सरोबार था। फिर चाहे वो मेरे पास थी या दूर, जिंदा थी या नहीं, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता था। जिसे हम बहुत चाहते हैं उसका प्यार ही उसे हमारी यादों में ज़िंदा रखता है, हमेशा हमेशा के लिए। यही तो लोगोथेरेपी का मतलब था। ये बहुत ज़रूरी था कि आज़ाद होने के बाद भी प्रिजनर अपने ज़िंदगी के सही मायने तलाश करें, अपने होने का अर्थ समझें। चाहे उसका कोई भी अपना ज़िंदा ना बचा हो, फिर भी उसे जीने की नई वजह ढूंढनी है। चाहे ये ज़िंदगी हमें कुछ भी दे, हमें अपने जीने की असली वजह ढूंढनी ही होगी। फेज़ 3, आज़ादी। जो कैदी बीमार थे उन पर सिर्फ इतना रहम किया जाता था कि वे एक कोठरी में जाकर सिर्फ सारा दिन बोर्ड्स पर लेटे रहते थे। उनसे कोई काम नहीं लिया जाता था। इसके बदले में उन्हें बाकियों के मुकाबले न सिर्फ घटिया दर्जे का खाना दिया जाता, बल्कि कोई दवा या दूसरी मेडिकल सप्लाई भी नहीं मिलती थी। एक डॉक्टर ने टाइफस के रोगियों के इलाज में मेरी मदद मांगी। मुझे बावेरिया में बीमार लोगों के कैंप में भेजा गया। वहाँ मुझे 50 मरीजों से भरे हुए एक कोठरी में मदद के लिए रखा गया था। वे सब बुखार से तप रहे थे और अपने होश में नहीं थे। अपने कोठरी के लिए मेडिकल सप्लाई लाना भी मेरा ही काम था। जो केवल 10 बुखार की गोलियां थीं, जो बहुत सीरियस होते थे, केवल उन्हें ही एस्पिरिन की आधी गोली दी जाती थी। लाइलाज मरीजों के लिए कोई दवाई नहीं थी। मैं हर बीमार कैदी की नब्ज चेक करता था। अपना राउंड पूरा करने के बाद मैं एक कोने में बैठ जाता था, जहाँ से मुझे लैंडस्केप नज़र आया करता था। मेरे चारों तरफ कीड़ों से भरी हुई लाशें पड़ी रहती थी।
मगर मैं बाहर के नज़ारे देखता हुआ उन लम्हों में खो जाता था। कंसंट्रेशन कैंप में हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। कुछ कैदी अपनी भूख मिटाने के लिए नरभक्षी बन चुके थे। हम लड़ाई के मैदान में खड़े थे। उसी दौरान मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर भागने की कोशिश की। कैंप के बाहर उसका एक साथी हमें नकली डॉक्यूमेंट्स और यूनिफॉर्म के साथ मिलने वाला था, जिससे हम वहाँ से निकल सकें। हम कुछ एक सामान चुराने के लिए अपनी कोठरी में वापस आए। मैंने एक बैग में टूथब्रश, खाने का बर्तन और फटे हुए दस्ताने डाल दिए। पहली कोशिश में ही मैं पछतावे से भर गया। मैं ऐसे कैसे अपने बीमार साथियों को छोड़कर जा सकता था। मैंने आखिरी बार एक राउंड लगाने का फैसला किया, और जब मैं राउंड लगा रहा था तो उनमें से एक बीमार कैदी ने पूछा, क्या तुम भी बाहर निकल रहे हो? मैंने उसकी आंखों में गहरी उदासी और ढेर सारा दर्द देखा। मैंने बाहर इंतज़ार कर रहे अपने साथी से कहा कि मैं नहीं भाग पाऊंगा। मुझसे भागा ही नहीं गया। कैसे जाता सबको छोड़ के। खैर, कैंप में मेरा आखिरी दिन भी आ गया। जब बैटल फ्रंट हम तक पहुंच गया था, सारे गार्ड्स और केपस भाग चुके थे। सभी कैदियों को बड़ी तादाद से वहां ले जाया जा रहा था। सबको सूरज डूबने से पहले वहां से निकलना था, क्योंकि वे लोग पूरा कैंप चलाने वाले थे। बस केवल वही लोग कैंप में बच गए थे जो बीमार थे। वे अभी भी कोठरियों में बुखार और बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। मैं और मेरा साथी वहां से निकलने के लिए तैयार थे। हमें 3 लाशों को कैंप के बाहर दफनाने का आदेश दिया। आखिरकार हम भागने ही वाले थे कि तभी कैंप के गेट खुले। बड़ा सा रेड क्रॉस के झंडे वाली गाड़ी अंदर दाखिल हुई। ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस का डेलीगेशन था। उन्होंने कहा कि हम सब अब सुरक्षित हैं। सबको दवाइयाँ और सिगरेट बांटी गई। सबको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था, मगर मैं और मेरा साथी पीछे छूट गए थे। हम टाइफस के मरीजों के साथ कोठरी में रुके रहे। आधी रात को डॉक्टर्स आए और चिल्लाए कि हम खुद को कवर कर लें। हमें गन शॉट्स, कैनन और राइफल्स की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थीं। हम जंग के मैदान के बिल्कुल बीचों बीच थे, मगर सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ थम गया। कैंप के बाहर एक सफ़ेद झंडा फहरा दिया गया था। मेरा नंबर 119-104 के सफ़र का वो आखिरी दिन था। आज जब सोचता हूँ कि पहले दिन मेरे साथ 1500 कैदी और भी थे, लेकिन उनमें से सिर्फ गिने चुने 1 या 2 बच पाए थे। कुछ ज़िंदगी से हार गए थे, कुछ को बीमार होने की वजह से जिंदा जला दिया गया था, और कुछ आपस में लड़ झगड़ कर मर गए थे। ज़िंदगी के मायने तभी समझ आता है जब जिंदा रहेंगे। दुनिया बहुत खूबसूरत है। जीवन का आधार प्रेम है। मेरी तरह आप भी जिंदगी के अंधेरों से बाहर निकल सकते हो। बस दिल में प्रेम, उम्मीद और दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखना। फ्रॉम मैन सर्च फॉर मीनिंग।